गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम कमलप्रीत कौर है और मैं जीपीसी बीकानेर में इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रवक्ता हूँ। स्टूडेंट्स, ई लेक्चर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका सब्जेक्ट कोड है EL 305 और इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के अंदर EE 301। ये दोनों सब्जेक्ट्स दोनों ब्रांचेस में ये सब्जेक्ट कॉमन है। कुछ टॉपिक डिफरेंट है लेकिन अभी हम पहले जो कॉमन टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे जिससे दोनों ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो सके। तो आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे ये सिलेबस है पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का। एक बार इसके सिलेबस को हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ जो हमारी पावर डिवाइसेस हैं उनका प्रिंसिपल क्या है, उनका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स VI कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। पावर जो डिवाइसेस हमें पढ़नी है वो SCR है, ट्रायक है, डायक है, UJT है, PUT है। तो इन सब के बारे में हम एक आइडिया लेंगे कि किस तरीके से काम करती हैं। उसके बाद जो मेनली पूरे कोर्स में जो आपका फोकस है वो एक डिवाइस पे है, SCR पे, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो इसी के से ही रिलेटेड सर्किट्स आपको आगे पढ़ने हैं। तो अब देखिए सेकेंड टॉपिक और ये आगे जो यूनिट्स है उसमें SCR के बारे में ही बात करी गई है। SCR को टर्न ऑन टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं, स्नबर सर्किट क्या होते हैं, थोड़ा बहुत इसमें UJT का यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसका भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है इस कोर्स में। सेकेंड यूनिट है पावर कंट्रोल एंड रेक्टिफायर्स। तो पावर को या फिर अगर हम SCR को एज ए रेक्टिफायर यूज़ करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी आपको हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ने को मिलेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ने को मिलेंगे। फुल वेव में भी सिंगल फेज और 3 फेज हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रायक की थोड़ी बहुत जानकारी है, ट्रायक को हम कैसे यूज़ करते हैं। थर्ड जो यूनिट है उसमें इन्वर्टर्स, चॉपर्स और साइक्लो कन्वर्टर्स। तो इन्वर्टर कैसे काम कर सकता है, कितने प्रकार के इन्वर्टर हैं, चॉपर के प्रिंसिपल क्या है, कितने प्रकार के चॉपर्स होते हैं, साइक्लो कन्वर्टर क्या होते हैं। तो इन 3 चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करेंगे। फोर्थ यूनिट है AC स्टेबलाइजेशन एंड पावर सप्लाई। तो इसके अंदर जो पावर सप्लाईज होती हैं जैसे UPS है, UPS के भी विभिन्न प्रकार हैं, फिर SMPS होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्टेबलाइजर्स जो यूज़ करते हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट यूनिट है AC एंड DC मोटर्स। तो AC मोटर और DC मोटर का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन क्या है, और उसके बाद DC मोटर पे ज़्यादा फोकस किया गया है, DC मोटर का कंसेप्ट है। उसके बाद कंट्रोलिंग मेथड कौन कौन से हैं DC मोटर में। तो इस प्रकार से DC मोटर पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। सिक्स्थ जो यूनिट है वो है हीटिंग, वेल्डिंग एंड एप्लीकेशंस। तो इसके अंदर आप इंडक्शन हीटिंग पढ़ेंगे, मतलब कोई भी मटेरियल है उसको हीट करने के क्या क्या तरीके हैं। तो इसमें इंडक्शन हीटिंग आ जाती है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग आ जाती है, वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है। तो ये हमारे कोर्स का स्ट्रक्चर रहेगा। प्रैक्टिकल्स की लिस्ट आप देखेंगे, इसमें सबसे पहले तो आपको जो परफॉर्म करने हैं वो स्टार्टिंग के 4 प्रैक्टिकल्स हैं जिसमें ये 4 डिवाइसेस जो इम्पोर्टेंट डिवाइसेस हैं, SCR, ट्रायक, UJT, डायक, इसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी स्टडी की हैं, स्टेबलाइजर की स्टडी है, SMPS की, UPS की, DC मोटर की, ठीक है। तो ये हमारे कोर्स का स्ट्रक्चर है। अब हम पहले आज स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट यूनिट से जो एक इंट्रोडक्शन टाइप है, और इसके अंदर भी जो डिवाइसेस दे रखी हैं SCR, ट्रायक, डायक, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा फोकस रहेगा SCR पे, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पे। तो देखिए SCR के बारे में हम पढ़ते हैं। SCR का मीनिंग है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो सिलिकॉन क्यों, क्योंकि ये जो डिवाइस है वो सिलिकॉन मटेरियल से बनी है। जर्मेनियम से भी बना सकते हैं लेकिन जर्मेनियम में जो लीकेज करंट होता है वो सिलिकॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसलिए आप देखेंगे कि तो ये जो जनरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो सिलिकॉन को लेके बनाई जाती हैं। उसके बाद कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इसका मतलब क्या है। देखिए रेक्टिफायर आपने पढ़ा होगा, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, जो बाई डायरेक्शनल सिग्नल होता है, बाई डायरेक्शनल वेव जो होती है उसको यूनिडायरेक्शनल
तो रेक्टिफायर का काम बाई डायरेक्शनल सिग्नल को यूनिडायरेक्शनल में बदलना होता है। तो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में हमने देखा है जैसे डायोड एक रेक्टिफायर का काम करता है, यानी जब सिग्नल पॉजिटिव हाफ वेव में होता है तब तो सिग्नल को पास होने देता है, लेकिन नेगेटिव हाफ को क्लिप कर देता है। ये डिपेंड करता है आपने जो डिवाइस है वो किस तरीके से सर्किट के अंदर लगाई है। तो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर मतलब जो ये रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक हम डायोड में अगर रेक्टिफिकेशन करते थे, जैसे आपने ब्रिज देखा होगा, ब्रिज सर्किट देखा होगा या सेंटर टेप देखा होगा, तो वहाँ पे रेक्टिफायर के अंदर हम जो फेज होता है, जो आउटपुट रेक्टिफाइड सिग्नल का जो फेज होता है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। वो 0 से स्टार्ट होकर 180 पे एंड होगा, फिर हाफ साइकिल कट जाएगी, फिर दोबारा आगे से स्टार्ट होगा तो 270 से 360 तक, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे SCR के केस में हम जो ये इसका फेज है, मतलब कहाँ से हमारा रेक्टिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होना है, किस एंगल से स्टार्ट होना है, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और अभी आप देखेंगे कि ये प्रकार की पावर डिवाइस है। पावर डिवाइसेस का मतलब है कि ऐसी डिवाइसेस जिसको आप हाई पावर पे काम में ले सकते हैं। जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे आपने पी एन डायोड पढ़ा होगा या सिंपल पीजीटी पढ़ा होगा, इनकी करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग बहुत कम है, यानी कि ये मिली एम्पियर्स में हमें करंट देते हैं। लेकिन अगर हम पावर डिवाइसेस की बात करें, जैसे कि SCR है या डायक है, ट्रायक है, जो हम पढ़ेंगे, तो इस सब्जेक्ट में जो भी हम डिवाइसेस पढ़ेंगे उनकी करंट रेटिंग हाई है। मतलब जैसे SCR की है 30 से 100 एम्पियर्स तक है, तो यानी इतने हाई करंट पे ये काम कर सकता है। तो कोई डिवाइस यदि हाई करंट पे काम कर रही है, हाई वोल्टेज पे काम कर रही है, तो हम उसको इंडस्ट्रियल पर्पस के तौर पे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि इसके अंदर जो पावर डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं वो सारी हाई रेटिंग डिवाइसेस हैं और इंडस्ट्री में हम उनको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे हम जो नॉर्मल डायोड पढ़ते हैं, जीना डायोड पढ़ते हैं, वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। SCR का क्या यूजेस है? SCR का यूजेस सबसे पहले तो रेक्टिफिकेशन में है। अगर आपको कोई सिग्नल को रेक्टिफाई करना है तो उस केस में SCR बहुत अच्छा है। उसके बाद पावर रेगुलेशन के अंदर भी अगर आपको वोल्टेज इन्वर्जन करना है, इन्वर्टर्स के अंदर हम पढ़ेंगे, तो वहाँ सारी जगह SCR का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। SCR एक प्रकार की यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। जैसे कि डायोड हमने पढ़ा था, एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने देती है। अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना है तो आपको डायोड की जो सेटिंग है, उसका जो कनेक्शन है, उसको चेंज करना पड़ेगा। उसी प्रकार से SCR भी एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब जब फॉरवर्ड बायस होगा तभी SCR करंट को करंट कंडक्ट करेगा, करंट फ्लो करेगा। अगर हम रिवर्स बायस कर देंगे SCR को तो कोई भी करंट इसमें से फ्लो नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि SCR जो है वो एक यूनिडायरेक्शनल करंट डिवाइस है। SCR के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। SCR में 4 लेयर्स होती हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखते होंगे। एक जो SCR है वो 4 लेयर से बना होता है, PN। तो P टाइप की लेयर है सबसे ऊपर, फिर N है, फिर P है, फिर N है, यानी कि अल्टरनेट फॉर्म में जुड़ी हुई हैं। ये PNPN ट्रांजिस्टर है, SCR है। उसी प्रकार से हम NPNP SCR बना सकते हैं। तो यहाँ इस केस में हमने अभी PNPN आपको शो किया है। अब देखिए, जब एक P टाइप का मटेरियल N टाइप के मटेरियल से जुड़ता है, जब हम जंक्शन बनाते हैं तो उनके जुड़ने से हमेशा एक जंक्शन बनेगा। तो देखिए, ऊपर वाला जो P है और ये सेकेंड नंबर पे जो N लेयर है, इनके जुड़ने से जंक्शन जो बना है उसको हमने नाम दिया है J1 जंक्शन। उसके बाद जो सेकेंड N लेयर है और थर्ड P लेयर है, इनके जुड़ने से जो जंक्शन बना है उसको हमने J2 नाम दिया है, J2 जंक्शन। और जो थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर के जुड़ने से जंक्शन बना है वो J3 है। तो यानी कि PNPN जो SCR है उसके अंदर 4 लेयर्स होंगी और कितने जंक्शंस होंगे? 3 जंक्शंस होंगे। टर्मिनल कितने होंगे? 2 टर्मिनल हैं। अभी हमने 2 टर्मिनल दिखाए हैं, वैसे इसमें 3 टर्मिनल है। देखिए, एक होता है एनोड और दूसरा होता है K मतलब कैथोड, और एक G गेट, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में गेट।
तो जो थर्ड नंबर की पी लेयर दिख रही है वहां से एक टर्मिनल निकाला जाता है और उसको बोलते हैं गेट टर्मिनल। तो इस प्रकार से अगर मैं SCR का अगर संक्षिप्त में आपको बताऊं तो SCR एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। 3 टर्मिनल कौन कौन से हैं? एनोड, कैथोड और गेट। ये एक 4 लेयर डिवाइस है। PN लेयर्स होंगे या फिर NP लेयर्स होंगे। और जंक्शन कितने होंगे? 3 जंक्शन होंगे। 4 लेयर्स हैं तो हमेशा 3 जंक्शन होंगे। ठीक है, तो यही इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए SCR, ये SCR का सिंबल हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं, थोड़ा इसका कंस्ट्रक्शन और डिटेल में देखते हैं। देखिए ये SCR ही है। PN 4 लेयर्स हो गई इसके अंदर। और जो P लेयर, जो फर्स्ट लेयर है उसके साथ हमने ये एनोड कनेक्ट कर दिया। थर्ड जो P लेयर है उसके साथ गेट कनेक्ट कर दिया। और जो लास्ट की N लेयर है उसके साथ हमने कैथोड कनेक्ट कर दिया। अब जो आउटर लेयर्स हैं, आउटर लेयर्स मतलब यहाँ से P लेयर, लेफ्ट साइड से P लेयर और राइट साइड से N लेयर, इनको बोला है आउटर लेयर, मतलब बाहर की जो लेयर्स हैं वो। ये हेविली डूप्ड होती है, मतलब इसमें डूपिंग हम अंदर वाली लेयर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा डूपिंग करने से क्या होता है, जो फ्री चार्ज कैरियर्स हमें मिलेंगे कंडक्शन के लिए वो ज़्यादा होंगे। तो हमेशा P, बाहर की जो P और बाहर की जो N लेयर है वो ज़्यादा हेविली डूप की जाती है। तो इसीलिए इसको हम P+ से भी शो करते हैं। हैवी डूपिंग शो करनी हो तो P के ऊपर एक प्लस का साइन लगाते हैं। लाइट डूपिंग शो करनी होती है तो N के ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे या फिर इस P के ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे। तो उस प्रकार से हम ये शो करते हैं कि ये हैविली डूप्ड है या लाइटली डूप्ड है। अब आप देखेंगे जैसे हम दो जंक्शंस को जोड़ते हैं, यहाँ पे P जंक्शन है और यहाँ पे N जंक्शन है। इन जंक्शंस को जोड़ने से क्या होता है, एक डिप्लीशन रीजन बनेगा। N साइड में ये पॉजिटिव आयंस कनेक्ट इकट्ठे हो जाएंगे और P साइड में नेगेटिव आयंस इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो इस वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा जिसको हम बैरियर भी बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर जिसको बोला जाता है। तो उसी प्रकार से क्योंकि यहाँ पे 3 जंक्शन बन रहे हैं तो 3 पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाएंगे। तो डायरेक्शन भी आपको डायरेक्शन आपको बिल्कुल सही लिखनी है इसके अंदर। देखिए जब भी आपका N टाइप का मटेरियल होगा तो वहाँ पे जो आयंस होंगे वो पॉजिटिव टाइप के होंगे। तो देखिए N लेयर में यहाँ पे भी पॉजिटिव आयंस आ गए और J2 जंक्शन के पास भी पॉजिटिव आयंस आ गए। जहाँ पे आपकी P लेयर होगी वहाँ पे हमेशा नेगेटिव आयंस इकट्ठे होंगे। तो देखिए P में यहाँ पे J2 जंक्शन पे देखेंगे तो P साइड में नेगेटिव आयंस है और J3 जंक्शन में भी P साइड में नेगेटिव आयंस हैं। तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव नेगेटिव के एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएंगे। 3 जंक्शन है तो 3 डिप्लीशन रीजन बन जाएंगे। अब देखिए आप, जो जंक्शन J1 है और जंक्शन J3 है ये तो सेम पोलैरिटी के हैं। यहाँ पे डिप्लीशन रीजन सेम तरीके से बना है, यानी कि राइट साइड में प्लस है और लेफ्ट साइड में माइनस है। उसी प्रकार से J3 जंक्शन में भी राइट साइड में यानी कि N लेयर साइड में पॉजिटिव है और P साइड में नेगेटिव है। तो ये जंक्शन जब हम बाहर से यानी कि एनोड पे पॉजिटिव देंगे और कैथोड पे नेगेटिव देंगे तो इस प्रकार से बाइसिंग देने पे जो J1 जंक्शन है और J3 जंक्शन है वो वीक हो जाएंगे, क्योंकि हम बाहर से पॉजिटिव नेगेटिव उल्टी डायरेक्शन में दे रहे हैं। जो ये जंक्शंस की पोलैरिटी बनी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम पोलैरिटी को अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके अप्लाई करने से जो J1 और J3 जंक्शन है वो कम हो जाएंगे, उनकी जो स्ट्रेंथ है या उनके जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो J1 जंक्शन है वो एक प्रकार का PN जंक्शन है और P को हम पॉजिटिव दे रहे हैं और N को हम नेगेटिव दे रहे हैं। उसी प्रकार से जो J3 जंक्शन है वो भी एक प्रकार का PN जंक्शन है। तो जब हम N को नेगेटिव दे रहे हैं, P को पॉजिटिव दे रहे हैं, तो ये जंक्शन की जो डिप्लीशन विड्थ है वो कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जब आप एनोड को पॉजिटिव देते हो और कैथोड को नेगेटिव देते हो तो J1 और J3 जंक्शन तो वीक हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो J2 जंक्शन है वो बढ़ जाता है और जो इसकी विड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है।
तो J1 और J3 से तो कंडक्शन आराम से हो जाएगा। तो ये तब होगा जब एनोड को हम पॉजिटिव दे रहे हैं और कैथोड को नेगेटिव दे रहे हैं। अगर हम उल्टा करते हैं, एनोड को नेगेटिव देते हैं और कैथोड को पॉजिटिव दे देते हैं, तो J2 जंक्शन तो इसमें वीक हो जाएगा, J2 जंक्शन तो इसमें कम हो जाएगा, मतलब डिप्लीशन जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, लेकिन J1 और J3 जो है वो करंट को ब्लॉक करने लग जाएंगे। तो एनोड को पॉजिटिव देना, कैथोड को नेगेटिव देना, ये तो कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग। एनोड को नेगेटिव देना और कैथोड को पॉजिटिव देना वो होता है रिवर्स बायसिंग। तो जब भी हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो सिर्फ एक J2 जंक्शन है जिसको हमें तोड़ना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है ताकि करंट फ्लो हो सके। लेकिन जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो J2 जंक्शन तो सही है, लेकिन J1 और J3 जंक्शन को हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ताकि करंट पूरी डिवाइस में से फ्लो हो सके। तो वो काम मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें वहाँ पे 2 जंक्शंस को तोड़ना है। इसीलिए जो SCR होता है वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में ये करंट को हमेशा ब्लॉक करता है। तो इसीलिए SCR को हमने यूनिडायरेक्शनल डिवाइस का नाम दिया है, क्योंकि ये सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही काम करेगा, रिवर्स बायस में हमेशा करंट को ब्लॉक करेगा। अगर आप रिवर्स बायस के अंदर वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें जिससे कि J1 और J3 जंक्शन दोनों टूट जाएं मतलब ख़त्म हो जाएं, जो पहले करंट को ब्लॉक कर रहे थे अभी ब्लॉक ना करें, तो उस केस में इतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा डिवाइस में से कि डिवाइस खुद खराब हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा पूरी डिवाइस का। तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज पे इसको काम में नहीं लेते हैं। जो वर्किंग मोड्स हैं, 3 प्रकार के वर्किंग मोड हैं SCR के अंदर। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है। देखिए, मोड 2 प्रकार से हैं, एक तो फॉरवर्ड बायस जब हम करते हैं और एक रिवर्स बायस जब हम करते हैं। जब भी रिवर्स बायस करेंगे तो डिवाइस हमेशा ब्लॉकिंग मोड में ही रहेगी, कभी करंट को फ्लो नहीं होने देगी। अगर आप फ्लो करवाना चाहते हैं तो एकदम से बहुत हैवी करंट फ्लो होगा, और वो कब होगा जब आप J1 और J3 जंक्शन को पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर देंगे, लेकिन उस केस में हमारी डिवाइस खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो जो रिवर्स मोड है, मतलब जो हमने रिवर्स बायस किया है, उस केस में तो ये डिवाइस जो है हमेशा ब्लॉकिंग मोड में रहेगी। ब्लॉकिंग मोड मतलब करंट को फ्लो होने नहीं देगी, करंट को ब्लॉक करेगी। फॉरवर्ड जब जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायस मतलब एनोड को पॉजिटिव देते हैं और कैथोड को नेगेटिव देते हैं। तो फॉरवर्ड बायस करने के बाद भी डिवाइस पहले ब्लॉकिंग मोड में रहती है और धीरे धीरे कंडक्शन मोड में आती है। मतलब एकदम से डिवाइस में करंट फ्लो होना शुरू नहीं होता है, थोड़ी वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे एनोड और कैथोड पे, तो डिवाइस धीरे धीरे ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस हमने किया है, उसके भी 2 मोड हैं, ब्लॉकिंग मोड है और कंडक्शन मोड है। तो कुल मिला के 3 मोड्स में ये ऑपरेट करता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, देन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, देन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो ये जो तीनों मोड्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से काम करते हैं, और तभी हम पढ़ेंगे SCR की VI करेक्टरिस्टिक्स। ये VI करेक्टरिस्टिक्स है, तो इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर पाएंगे। आज हम सिर्फ इसके कंस्ट्रक्शन पे ही ध्यान दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन को मैं समराइज कर देती हूँ। कंस्ट्रक्शन जो SCR होता है वो 4 लेयर से बना हुआ होता है और इसके अंदर 3 टर्मिनल्स होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। 4 लेयर्स होने की वजह से इसमें 3 जंक्शंस होते हैं, J1, J2 एंड J3। जब भी हम SCR को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो J1 और J3 जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, लेकिन J2 जंक्शन रिवर्स बायस रहता है। जब भी हम SCR को रिवर्स बायस करते हैं, यानी एनोड को नेगेटिव देते हैं और कैथोड को पॉजिटिव देते हैं, तो J1 और J3 दोनों जंक्शंस रिवर्स बायस हो जाते हैं और सिर्फ जो J2 जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस रहता है। तो जब भी फॉरवर्ड बायस हम SCR को जब भी हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो सिर्फ एक जंक्शन जो है J2 है उसी को ही हमें ब्रेक डाउन करना होता है, लेकिन जब हम रिवर्स बायस कर देते हैं SCR को तो J1 और J3 इन दोनों जंक्शंस को हमें ब्रेक डाउन करके करंट को फ्लो करवाना होता है। तो इजी प्रोसेस इसके अंदर यही है कि SCR को फॉरवर्ड बायस किया जाए और किसी भी तरह J2 जंक्शन को तोड़ा जाए। तो जैसे ही J2 जंक्शन टूटेगा तो इस डिवाइस में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और जो SCR है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा।
तो ये SCR का कंस्ट्रक्शन था।